गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड की जो फर्स्ट पेपर है उसकी फोर्थ यूनिट में लेमार्किज्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, लेमार्क का जो पूरा नाम है वो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक लिखी थी। इसका नाम था फिलोसोफी जूलॉजिक। फिलोसोफी जूलॉजिक के अंदर इसने लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो पब्लिश किया था। वर्तमान में यह सिद्धांत मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक महत्व के कारण हम इसकी और इवोल्यूशन से रिलेटेड होने के कारण से इसकी इम्पोर्टेंस है। लेमार्क ने अपने सिद्धांत जो है उसके अंदर निम्नलिखित नियमों को प्रमुख रूप से प्रतिपादित किया था। पहला जो नियम था वो है वातावरण का सीधा प्रभाव। लेमार्क ने यह बताया कि वातावरण का जीवों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव उनकी जीवों की रचना, स्वभाव में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। वातावरण में परिवर्तन से जंतुओं में नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है और इन आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित होने में उनकी रचना और स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। और इस प्रभाव की सत्यता को दर्शाने के लिए जिराफ की गर्दन का जो है लेमार्क ने उदाहरण प्रस्तुत किया था। लेमार्क ने बताया कि जिराफ जो है, जो कि वर्तमान में लंबी गर्दन और लंबी टांगे वाला होता है, इसका विकास छोटी गर्दन एवं छोटी टांगों वाले पूर्वज से हुआ है। लेमार्क ने कहा कि जिराफ का आकार पहले कुत्ते के समान था। उस समय भूमि की सतह पर छोटी छोटी घास और अन्य वनस्पतियां थी, इसलिए इसे खाकर यह अपना जीवन यापन करता था। लेकिन धीरे धीरे जो है जमीन शुष्क होती गई और छोटी छोटी घास जो है वो लंबे वृक्षों में विकसित हो गई। इस प्रकार से जो है जिराफ को भोजन करने के लिए अपनी गर्दन और टांगों को ऊपर की ओर जो है वो यूज करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे लगातार प्रयास के कारण इसकी गर्दन दिनों दिन लंबी होती गई और अगली टांगें भी पश्च टांगों की तुलना में लंबी होती गई। यह लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संतानों में पहुंचते गए और अंत में स्थायी हो गए। इस प्रकार से यह लेमार्कवाद का जो है वो पहला उदाहरण है। दूसरा जो नियम है लेमार्क का वो है अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो लेमार्क का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी विशेष वातावरण में कोई विशेष अंग अपेक्षाकृत अधिक उपयोग में आता है तो वह विकसित हो जाता है, और जो अंग उपयोग में नहीं आता वह धीरे धीरे आकार में घटता जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसे अंग अवशेषी अंग के रूप में शेष रहते हैं। इस प्रकार विकसित एवं हासित होने वाले अंगों की संरचना, स्वभाव तथा गठन माता पिता द्वारा संतानों में प्रवेश कर जाते हैं। इसका जो उदाहरण है लेमार्क ने वो सांपों का दिया था कि वर्तमान में जो सांप है वो झाड़ियों और बिलों में रहते हैं। इस समय इनकी टांगे जो है इसके लिए इन्होंने सांपों का उदाहरण दिया था कि लेमार्क ने ये बताया था कि प्राचीन काल में जो सांप है वो झाड़ी और बिलों में रहते थे और उस समय जो है सांपों में टांगे लंबी और शरीर चौड़ा था। इस प्रकार की शरीर रचना से उन्हें झाड़ियों और बिलों में रहने में असुविधा होती थी। इस कारण धीरे धीरे इनकी टांगे लुप्त हो गई और शरीर रेंगते हुए रहने के कारण लंबा और पतला हो गया। और लगातार उपयोग से अंग का विकास का उदाहरण लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का एवं टांगों का लंबा होने का समझाया था। इस प्रकार से सांपों में इसने समझाया, लेमार्क ने बताया कि इन टांगे जो है वो यूज में नहीं आने के कारण से या बिलों में एंटर करते समय इसकी टांगे जो है वो इसे परेशान उत्पन्न करती थी, इसलिए जो है धीरे धीरे जो है इसकी टांगे जो है वो लुप्त हो गई।
तीसरा जो नियम है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसने लेमार्क ने ये कहा कि प्राणियों में अंगों के उपयोग और अनुपयोग एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संतानों में पहुंचते रहते हैं। इन्हीं लक्षणों को जो माता पिता द्वारा संतानों में पहुंच जाते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में विभिन्न लक्षणों को अर्जित करता है। ये कायिक एवं आनुवंशिक दो प्रकार के होते हैं। लेमार्क के अनुसार सभी अर्जित लक्षण नई पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। इसे ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म कि लेमार्क के नियम को देने के बाद में इसके जो आलोचक जो है उन्होंने इसकी आलोचना भी की है। तो 1809 में लेमार्किज्म के प्रकाशन के बाद में कड़ी इसकी आलोचना की गई और अपनी बात के समर्थन में फिर भी लेमार्क ने कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप की टांगों का लुप्त होना इत्यादि। फिर भी इसके जो आलोचक थे उन आलोचकों ने भी कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे लगातार अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती है, परंतु पहलवान के पुत्र में पिता के समान सुविकसित पेशियों का अभाव होता है। दूसरी, यदि हम इसकी आलोचना करें कि अंधे माता पिता की संतानें जरूरी नहीं कि अंधी हो, अपंग माता पिता की संतानें भी अपंग नहीं होती। जीवन भर दाढ़ी बनाकर भी हम दाढ़ी विहीन पुत्र पैदा नहीं करते। सदियों से भारतीय महिलाएं जो है वो नाक और कान छेदने की परंपरा है इनमें, फिर भी जो है यह लक्षण इनके पुत्रियों में या पुत्रों में वंशानुगत नहीं होता। चीन में जो महिलाएं हैं वो युवावस्था में लोहे के तंग जूते पहनती है ताकि इनके पैर छोटे रहे, लेकिन फिर भी यह लक्षण जो है इनकी संतानों में अभी विकसित नहीं हुआ है। इस प्रकार से जो है इन वैज्ञानिकों ने ये कई इसकी आलोचनाएं की गई है। लेमार्कवाद का जो सबसे बड़ा आलोचक है वो है वीजमान। वीजमान जो है उसने विकलीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसने जो है कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी और अंतिम पीढ़ी में यह देखा कि चूहों की पूंछ उतनी ही लंबी और मोटी थी जितनी की पहली पीढ़ी में। फिर लेमार्क के अनुसार तो पूंछ का उपयोग न होने के कारण बिना पूंछ के चूहे उत्पन्न होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार वीजमान के अनुसार जीवों का कायिक कोशिकाओं में उपार्जित लक्षणों की वंशागति की क्षमता नहीं होती और सिर्फ वे ही लक्षण संतति में पहुंचते हैं जो कि जर्म प्लाज्मा में स्थित होते हैं। इस प्रकार से जो लेमार्कवाद की जो है वो आलोचना की गई है। नव लेमार्कवाद या नियो लेमार्किज्म। तो देखिए कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई वैज्ञानिकों विशेषकर कैमरर, लिंडसे, टावर, इन्होंने लेमार्कवाद पर कई प्रयोग किए और नव लेमार्कवाद प्रतिपादित किया। उनके अनुसार वातावरण में होने वाले विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जीन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न परिवर्तन युग्मकों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। अतः जीवों की संतति में किसी विशेष लक्षण के विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नव लेमार्कवादी जो है उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए थे, जैसे पहला प्रयोग जो है वो है टावर का प्रयोग। टावर ने पोटैटो बीटल नामक कीट की युवा अवस्था को अधिक नमी और तापक्रम में रखा। उसने देखा कि इनमें ऐसे कायिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव्य के जीन को प्रभावित कर अगली पीढ़ी में प्रकट होते हैं। कैमरर ने सैलामेंडर के ऊपर प्रयोग किए थे। उसने कुछ सैलामेंडर को काले रंग के डिब्बे एवं कुछ को पीले रंग के डिब्बों में रखा। कई वर्षों बाद में उसने देखा कि काले डिब्बे वाले सैलामेंडर पर काली धारियां और पीले डिब्बे वाले जो सैलामेंडर हैं उनके ऊपर पीली धारियां बन जाती है। जब इन सैलामेंडरों में संकरण करवाया जाता है या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में काले रंग के और दूसरी पीढ़ी में सिर्फ पीले रंग के सैलामेंडर प्राप्त हुए। लिंडसे ने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि
कि अगर समतापी और असमतापी प्राणियों को एक वातावरण में रखा जाए तो उनसे उत्पन्न संतति जो है या उनसे उत्पन्न जो लक्षण है वो उनकी संतानों में भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार से लेमार्क का जो सिद्धांत है उसको प्रमाणित करने के लिए इन वैज्ञानिकों ने नव लेमार्कवाद को प्रतिपादित किया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।